पग पग में फूल खिले, खुशी आप सबको इतनी मिले। पग पग में फूल खिले, खुशी आप सबको इतनी मिले। कभी ना हो दुखों का सामना, आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। शून्य, जिसको जीरो भी कहते हैं। कहने में तो जीरो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन आपके जीवन में, मैथमेटिक्स में, पूरे एजुकेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए जीरो के बारे में समझते हैं। जीरो के बारे में कुछ लोगों का विभिन्न प्रकार का भ्रांतियां हैं, अलग अलग तथ्य हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। यदि आप चाहते हैं जीरो से संबंधित पूरी जानकारी, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि जीरो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आशा के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो देखिए, शून्य या जीरो, जीरो का जब भी जिक्र होता है तो हमारे सामाजिक जीवन में दो शब्द उभर के आते हैं, एक आविष्कार और दूसरा खोज। यदि आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि जीरो का आविष्कार किसने किया, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। और यदि आपसे खोज पूछ ले तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, पहले आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। आविष्कार का अर्थ हो गया कि कोई भी चीज़ या चाहे कोई भी वस्तु जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग करके बनाए हैं, जैसे ये पेन है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया गया है। तो जिसको मैन्युफैक्चरिंग करके बना के जब समाज के सामने उपस्थित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम आविष्कार कहते हैं। वही खोज, जो वस्तु प्रकृति में पहले से उपलब्ध है उसको खोज कर या ढूंढ कर समाज के सामने रख देना, प्रेजेंट कर देना, वो खोज कहलाता है। तो आविष्कार और खोज के बारे में आपने अंतर देख लिया। तो देखिए, आविष्कार के बारे में अगर कोई कहे कि शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। क्यों? थोड़ा सा ये पॉइंट पे देखिए, क्या है इसका पॉइंट। शून्य का आविष्कार लाखों साल पहले हुआ है, हम कह नहीं सकते, ठीक। इसलिए इसका तो लाखों साल पहले हुआ है। और खोज जो कहता है, खोज कब हुआ है? खोज हुआ है इस समय आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट किस समय में थे? कलयुग में। हम कह सकते हैं कलयुग में क्या हुआ, इसका खोज हुआ है। शून्य का खोज कलयुग में हुआ है। और कलयुग कब थे? आर्यभट्ट कब थे? तो कलयुग में थे। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो खोज हुआ है वह कलयुग में हुआ है। तो आपके मन में डाउट आता होगा कि इसका खोज जब कलयुग में हुआ है तो रावण के 10 शीश कैसे गिनाए? रावण जिसको दशानन भी बोला जाता है, तो उसका 10 सिर कैसे गिनाए? रावण तो वो त्रेता युग के थे। युग भी तो और भी होता है, कलयुग, सतयुग, जैसे द्वापर, त्रेता। तो इस तरह से रावण तो त्रेता युग में थे, तो उसका जो 10 ठो शीर्ष गिना गया, इसका मतलब वहां भी जीरो का प्रयोग हुआ होगा त्रेता युग में। और उसे जस्ट देखिए नीचे, वैदिक काल, तो बौद्ध काल में भी शून्य का प्रयोग होता था। बौद्ध जब वो पहेली को समझाते थे, बुझाते थे, तो वो अध्याय जहां तक होता था वहां पे भी वह संकेत चिन्ह लगाता था, यानी जीरो का प्रयोग करता था। और उसके बाद सोचता था कि आगे फिर नेक्स्ट दिन समझाएंगे, बुझाएंगे।
तो देखिए वैदिक काल में, त्रेता युग में और भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति में भी ये व्यवस्थित थे, प्रेजेंट थे, है ना। संस्कृत में से होता है एकम द्वि त्रि चतुर्थ पंच षष्ठ, इस तरह से। तो ये भारतीय संस्कृत में भी उपस्थित थे। लेकिन ये भारतीय संस्कृत हमारे कितने पुराने हैं, लाखों साल पहले का है। कोई आदमी कहते हैं कि चाणक्य ने इसका आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार चाणक्य ने किया। तो चाणक्य देखिए कब थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसका जो बुक मिला, जिसको चाणक्य जिस बुक को पढ़ते थे, तो उस बुक में भी दिया है कि वो जहां तक अध्याय पढ़ लेता था तो वहां पे एक डॉट लगा देता था, इस तरह से कि आज हम यहां तक पढ़े हैं, कल यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे आगे। तो वहां भी जीरो का जिक्र हुआ है। लेकिन इसमें खास महत्वपूर्ण बात यह है कि जीरो का वहां पे नामकरण नहीं हुआ था, वो सिर्फ डॉट लगा देते थे, लेकिन ये नहीं था कि ये जीरो है। तो हम कह नहीं सकते कि इसका आविष्कार किसने किया। यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि जीरो का खोज किसने किया, तो हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट ने किए। और कब की जीरो का खोज कब हुआ, तो 5वीं शताब्दी में हुआ। और इसका खोज कहाँ हुआ, तो हम कह सकते हैं भारत में हुआ। जीरो का खोज कहाँ हुआ, भारत में। हमारे आर्यभट्ट साहब कहाँ के थे, तो आर्यभट्ट भारत के ही थे। भारत में भी कहाँ, बिहार के, और बिहार में भी कहाँ, पटना के। तो हमने जीरो से संबंधित तथ्य को इसमें देखे, मेन पॉइंट को। आशा करता हूं कि आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, यदि हम जीरो से नेक्स्ट की बात करें, यदि हम जीरो से नेक्स्ट का बात करें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो से नेक्स्ट 1 से 9 तक जो संख्या है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से आया है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या। जब ये जीरो आ गया, जीरो के बारे में तो हम जाने, जीरो का खोज हुआ है, किसने किया, तो आर्यभट्ट साहब ने किए। तो जब जीरो आ गया तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, यानी दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। जब इसमें जीरो आ गया तो ये कितना हो गया, दशमिक नंबर सिस्टम। कैसे, तो देखिए यहाँ से 10 तो पूरा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो इसमें जब आ गया तो ये क्या हो गया, दशमिक नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसी पे पूरा मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ है। तो हमने इसको देख लिए। अब देखिए, जीरो में एक चीज ये भी आता है कि जीरो एक संख्या है। कुछ बुक में दिया है कि जीरो एक संख्या नहीं है, लेकिन जीरो एक वास्तविक एक संख्या है। जीरो एक क्या है, संख्या, लेकिन यह काउंटिंग नंबर नहीं है। जीरो को हम काउंट नहीं करते, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। अब देखिए, एक प्रश्न ये है इस पे, संख्या पद्धति में एक अंक से कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो संख्या पद्धति में देखिए, हम जीरो को तो लेते नहीं है, एक से लेते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर में नहीं आता है। तो संख्या पद्धति में एक अंक से कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो क्या होता है, देखिए 9 × 10⁻n−1। n की जगह पर आप क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो देखिए 9 ×
1 माइनस 1 क्या होगा, किसी भी संख्या पे 0, 1 में से घटेगा तो 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। तो 9 गुना यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ये 1, 9 गुना 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो संख्या पद में एक अंक से कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो 9 संख्या बन सकती है। कोई कोई यहाँ 10 मार देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। कितना होगा, 9। क्वेश्चन में पूछता है तो यहाँ 9 लगाना है। आते हैं 0 पे, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए, शून्य एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है, यानी इंटीग्रल्स होता है। शून्य उदासीन नहीं होता है, यानी न्यूट्रल नहीं होता है। शून्य क्या है, एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है, लेकिन इसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते, ये न्यूट्रल नहीं होता। लेकिन कैसे, तो आइए देखते हैं। जोड़ के रूप में पहले देखिए, यदि x है, x में हम 0 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, x होगा। 0 में यदि हम x जोड़े तो ये क्या होगा, x होगा। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आगे क्या ये ऐसा ही है, देख लेते हैं। यदि हम x में से 0 घटाए, घटों के रूप में देखते हैं, x में से अगर 0 घटाए तो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। x में से यदि हम 0 को घटा रहे हैं तो ये x ही होगा, बराबर दे रहे थे। तो देखिए x में 0 घटाए तो x, क्या 0 में से यदि हम x घटाए तो क्या x होगा। अब यहाँ मामला फंस जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 0 में से यदि हम x घटाए तो माइनस x होगा। तो यहाँ देखिए, क्या यह न्यूट्रल रहा, नहीं रहा, है ना। इसीलिए हम लिखे हैं कि शून्य जो उदासीन नहीं होता है। यहाँ देखिए माइनस आ गया, माइनस x, तो यह न्यूट्रल नहीं रहा। तो अब देखते हैं गुणा के रूप में। शून्य में किसी संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि x में हम 0 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यानी x के स्थान पर आप कोई संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 5 गुना शून्य किए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब इसको देखिए, भाग को, भाग में देखते हैं। यदि शून्य हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे x से भाग दिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ x स्थान पर आप जैसे 0/3 तो उसका भी मान 0, 0/10 उसका भी मान 0, 0/1000 उसका भी मान 0, 0/लाख उसका भी मान, सबका 0 हो जाएगा। x के स्थान पर हम जो भी संख्या रखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स सोचिए, यदि हम x/0 रखें तब इसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, जिसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अनडिफाइंड। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसी पे यदि हम ये रखें 0/0 तो इसका भी मान क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसका भी मान अनडिफाइंड, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित हो गया। और देखिए इसके बारे में सोचिए, ये तो 0/x बराबर क्या है, 0। इसको हम अगर 0 को यहाँ लाए, x को वहाँ लाए तो क्या हो जाएगा, 0/0, 0/0, इसका मान क्या हो जाएगा, x, यानी x बराबर क्या है, 0/0, इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यह भी क्या है, अपरिभाषित है। इन्फिनिटी को इधर लाए, 0 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, x/∞ बराबर 0। किसी भी संख्या के नीचे इन्फिनिटी रहेगा उसका वैल्यू 0 होगा, यानी नथिंग, कुछ नहीं। देखिए शून्य विशेष प्रकार का पूर्णांक है, आप इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह से। देखिए शून्य, यहाँ इधर हम राइट साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा 1 2 3, इस तरह से। इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस में -3, इस तरह डॉट डॉट करके बढ़ेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या का परिभाषा ही होता है, 0 सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो क्या है, शून्य एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है, लेकिन यह उदासीन नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, घातांक के रूप में शून्य का प्रयोग। शून्य की घात कुछ भी हो, शून्य न हो, मान सदैव शून्य होगा।
कहने का अर्थ क्या है, शून्य की घात, जैसे ये शून्य है, इसका घात कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ x है, तो शून्य पे घात कुछ भी हो, लेकिन ये घात के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं घात। देखिए इसको घात बोलते हैं, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी कि बेस। तो शून्य की घात कुछ भी हो, यही कहता है शून्य की घात कुछ भी हो, इसके स्थान पर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ शून्य नहीं हो, तो मान सदैव क्या होगा, इसका शून्य होगा। समझ गए? यानी शून्य का स्थान पर x का मान कुछ भी रहे, जैसे 3 है तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। शून्य का स्थान पे कुछ भी रहे, 1000 2000 500 जो भी रहे, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन इसी को यदि हम शून्य पे पावर शून्य रखेंगे, शून्य पावर शून्य, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे पावर 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए इसको हमने देख लिए। अब देखते हैं शून्य का वर्ग करने पे क्या होगा, वर्गमूल करने पे क्या होगा, घन करने पे, घनमूल करने पे क्या होगा। तो देखिए शून्य का वर्ग, ये शून्य है, इसका हम वर्ग करें, वर्ग पर कर दिए, वर्ग करने का मतलब क्या, 2 पावर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वर्ग का मतलब क्या, यानी 0 गुना 0, 2 पावर का मतलब क्या, 2 बार गुना, तो ये क्या होगा, 0 गुना भी 0 ही होता है। यदि हम वर्गमूल बोले तो ये शून्य का रूट यानी वर्गमूल, तो इसका भी मान क्या होता है, शून्य होता है। घन, यदि हम शून्य का घन करें, इस पे हम पावर 3 दे दिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। घनमूल, घनमूल देखिए घनमूल, घनमूल शून्य है, इस पे हम घन दे दिए यानी घनमूल कर दिए, तो इसका भी मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिएगा कैसे, तो पहले एक चीज यहाँ समझिए, 0 पर पावर कितना, रूट है, तो 0 पर रूट का मान होता है 1/2, तो 0 पर पावर रूट के बदले हम क्या दे सकते हैं, 1/2। हाँ, ऐसे पहले हम लिखे हैं कि 0 पे कोई भी संख्या कितना ही पावर है तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, शून्य पे क्या है, 3 रूट, इस तरह से ना घनमूल है इसका। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, शून्य तो रहेगा ही, आई रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर, यहाँ 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया, 0 पर पावर 3/2, तो 0 पर कुछ भी पावर रहे उसका मान शून्य है ना, कुछ भी पावर रहने का मतलब क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, लेकिन सिर्फ पावर में शून्य नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसका वर्ग भी समझे, वर्गमूल, घन और घनमूल। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 0 एक सम संख्या होती है, इसमें देखिए कंफ्यूजन आदमी को बहुत होता है। 0 एक सम संख्या है, सम संख्या की परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। यदि हम 2 बोले तो 2 में हम 2 से अगर भाग दे दे तो देखिए एक बार में कट जाएगा ना पूरा पूरी, तो क्या है, ये सम संख्या है। और 2 में यदि हम 1 से भाग दिए, 1 से तो किसी भी संख्या भाग दे तो संख्या कहीं बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो 0 एक सम संख्या है, कैसे समझेंगे, यदि हम यहाँ पे 0 है, 0 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 0 बार में भाग लगा ना, तो ये क्या है, सम संख्या, इसलिए 0 क्या है, एक सम संख्या है। और 0 बटे यदि 0 रहेगा तभी हम बताइए क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। तो इस तरह से। और देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। आपने बहुत बार ये चीज सुना होगा और उत्तर भी दे दिए होंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 बोलते हैं,
है ना, बचपन में सिखाया भी जाता था, इस पे आदमी को बोलचाल में आ गया। लेकिन ये अगर पूछा कहा जाए तो कि प्रश्न ये सबसे छोटी सम संख्या क्या है, ये सरासर एक गलत है प्रश्न। ये पूछना ही गलत है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। हम कह नहीं सकते कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। कैसे, तो आइए इसका प्रूव करते हैं। यहाँ चाहे आपके मन में डाउट ये भी आता होगा यहाँ से कि शून्य एक सम संख्या है, तो क्या सबसे छोटी संख्या शून्य हो गया? 2 से नीचे तो 0 है। तो देखिए ये सब अवधारणा अभी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए संख्या रेखा पे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ शून्य, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं। इधर होता है -1 -2 -3 -4, इस तरह से -5 -6, इस तरह से बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या यदि हम बात करें तो देखिए 4 है सम संख्या, इससे पहले भी रहा होगा। तो 4 है सम संख्या, 4 से छोटा सम संख्या क्या है? 2 है। 2 से सम संख्या क्या है? यहाँ शून्य भी है ना। उसके बाद क्या, -2 भी है, -3 भी है, -3 नहीं -4। तो हम देख रहे हैं कि -2 भी क्या है? सम संख्या है। क्या इसको आप सम संख्या नहीं कह सकते? अवश्य कह सकते हैं। तो -2 भी सम संख्या है, -4 सम संख्या है। तो 2 से छोटा है -4, इसके बाद भी छोटा होगा -6 -8 -10। तो क्या हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न पूछने का देखिए दूसरा तर्क ये हो सकता है, इसे अगर इस तरह से पूछा जाए तो ये सही हो सकता है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है? अब ये प्रश्न सही हो गया, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है। पूछता है तो डायरेक्ट 2 ही बोलता है। यहाँ क्या पूछना है? सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, तब हम आंसर करेंगे 2। क्यों? तो देखिए ये धनात्मक संख्या ना बिना निगेटिव वाला है ना, माइनस चिन्ह नहीं है। तो यहाँ देखिए 4 है, इससे पहले भी 6 8 10 रहा होगा। लेकिन ये देखिए अगर छोटा जाए, 4 से क्या छोटा? 2 है। आप सोचते होंगे कि 2 ही क्यों लिखे, आप शून्य क्यों न लिखे? तो शून्य हम इससे पहले बताएं कि काउंटिंग नंबर नहीं है, यह पूर्णांक संख्या है लेकिन काउंटिंग नंबर नहीं है। तो शून्य का हम नहीं लेंगे। धनात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इस पे फोकस करना है कि ये अगर दे दिया तब क्वेश्चन सही है। लेकिन हम लोग रटे रटाई आ रहे हैं, और ये प्रचलित भी हो गया है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है, जो कि प्रश्न ही गलत है। तो आप उत्तर कहाँ से आप दे दिए? चलिए इसको देखते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य यानी 0 रेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में रहता हो, है ना, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0 हो, है ना। यानी नीचे में हर जो है q, यानी हर जो है कभी भी शून्य नहीं होता है। ऐसी संख्या जो आंसर हर, लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो देखिए हम 0/1 लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है? 0 ही होता है। लेकिन 0/1 p जो है p बराबर 0 चलेगा, है ना, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0, q जो है 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, तो 0/1 हम 1 लिख सकते हैं। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। 0/1 परिमेय संख्या है। अब देखिए नीचे, किसी भी संख्या के पहले कितनी भी शून्य लगा हो, संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम यहाँ पे मान चलिए संख्या रखें, क्या है? किसी भी संख्या के पहले कितनी भी शून्य हो,
तो सही देखेंगे तो यहाँ मान चलिए संख्या है, संख्या से यदि हम इधर पहले अगर दे दिए कितनों संख्या, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, अभी भी ये क्या है, 5 ही है। तो वही लिखे किसी भी संख्या के पहले कितने भी शून्य लगा हो संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही यदि आगे रहेगा, मान चलिए संख्या है, इसके आगे हमें अगर 0 दे दें तो इसके मान में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, ये 5 पे 0 50 हो गया। इस तरह से हम 3 रखेंगे, आगे अगर 0 हम दे देंगे तो देखिए 2 ठो 0 देने से 300 हो गया। लेकिन यही 3 के हम पीछे दे शून्य लगा दे 2 ठो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 ही होगा। तो संख्या के पीछे शून्य रखने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट है, दशमलव बिंदु के बाद कितने भी शून्य लगा हो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दशमलव बिंदु के बाद मान चलिए ये कोई संख्या है 5.3 है, तो दशमलव के बाद इसके बाद हम कितनों संख्या शून्य दे दे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 5.3 के बराबर ही है। यदि हम मान चलिए 4 है, 4 के बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद यदि हम शून्य कितनों दे दिए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी ये क्या है, 4 के बराबर ही है। तो यही है कि दशमलव बिंदु के बाद कितने भी शून्य लगा हो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जितना संख्या रहता है वो उतना ही रहता है। आइए त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज होता है, त्रिकोणमिति में भी इसका यूज होता है। जैसे हम लिखे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। यदि हम लिखे कोस 0 डिग्री, इसका मान 1 होता है। और यहाँ टेन यदि हम 0 डिग्री निकाले, टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो जानते हैं टेन थीटा पर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो देखिए साइन का वैल्यू है 0 और कोस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 0 डिग्री का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो 0/1, तो 0 में 1 से भाग हम देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखे विभिन्न प्रकार से 0 का यूज कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ हमने इसका आविष्कार देखे, खोज देखे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको 0 से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।